termed as encephalopathy. ठीक है, अगर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हो गया, क्या सेटल हो गया? अभी ध्यान दो, हो गया बहुत टाइम पास। स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज टर्म्ड एज एनसेफेलोपैथी। स्टडी ऑफ टोटल ब्रेन, पूरे ब्रेन को बाकी के बॉडी के फंक्शन के साथ अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो देन इट इज टर्म्ड एज न्यूरोलॉजी। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ स्टडी की बात हो रही है, यानी कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा, कोई प्रोसीजर नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्टडी कर रहा, तो सिर्फ स्टडी की तरफ फोकस करना है, ठीक है। वर्ड याद रखना। अब ब्रेन में कल अपन डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, वैसे तो ब्रेन को 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड किए थे, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, प्रोपेंसेफेलॉन। और सबसे पहले छूते अपन प्रोजेंसेफेलॉन को, फोरब्रेन को। जब फोरब्रेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन फोरब्रेन देख रहे हैं, तो फोरब्रेन में भी सबसे पहले कौन आएगा? कल लिखे देना, कल ही बता अपन लिखते समय सबसे पहले किसको लिखना है, क्यों लिखना है उसको, आते अपन उसके तरफ। पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स, olfactory lobes are lobular structure present anterior in brain, anteriorly present है, ठीक है। अब ये जो olfactory lobes है, ये olfactory lobe के पास 2-3 चीजें रहती है, ठीक है। ये जो olfactory lobe है, ये olfactory lobe के पास 2-3 चीजें, पहला है ऑल्फैक्टरी बल्ब, दूसरा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, बल्ब कोई लोग बोल सकते हो, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी नर्व, पीछे वाले आवाज कम करो, ज्यादा समझ में आ रहा होगा तो वैसे बताओ, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर है इसके पास, एक ऑल्फैक्टरी लोब, उसको ही बल्ब बोल सकते हो, दूसरा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व इज नथिंग बट क्रेनियल नर्व। क्या है? क्रेनियल नर्व। ये पूरे चैप्टर में सीएम कहीं पे लिखा जाता है तो उसको क्रेनियल नर्व करके डिस्क्राइब करना है। क्रेनियल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चार्ट बनाया था अपन ने, तब बोले थे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व ब्रेन से बनती है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से डिराइव की जाती है, तो ये ब्रेन से डिराइव की जाने वाली नर्व। और कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? तो फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व है और वो ऑल्फैक्टरी लोब से निकल रही है, इसीलिए ऑल्फैक्टरी लोब को फर्स्ट नंबर पर रखे थे। समझ में आ रहा कुछ? तो बार बार तुम सेरिब्रम बोल रहे हैं ना, वो सेरिब्रम इसीलिए नहीं बोलना, ऑल्फैक्टरी लोब इसीलिए बोलना है क्योंकि उसके साथ जो रिलेटेड नर्व है वो पहली क्रेनियल नर्व है, और वैसे भी ऑल्फैक्टरी लोब एंटीरियरली रखा है। तो जैसे ही अपन ने ब्रेन को बोला, ब्रेन को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या दिखेगा तुमको? ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ये कहां से कहां तक सप्लाई करती है? ये ऑल्फैक्शन पार्ट नोज का, याद आ रहा? नोज में 3 पार्ट थे, वेस्टिबुलर था, रेस्पिरेटरी पार्ट था और ऑल्फैक्टरी पार्ट था, जिसमें न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम बैठा था, अपन ने बोले थे। तो वो ऑल्फैक्शन के पार्ट से ऑल्फैक्टरी लोब तक सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब डायग्राम अगर देखते हैं अपन, तो डायग्राम अपने को किस तरह से देखने मिलेगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरह से देखने मिलता है। ये है लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, एक है राइट एक है लेफ्ट, ठीक है। ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ऑल्फैक्टरी, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ट्रैक्ट क्रॉस हो रहा है ना, और यहाँ की जो फाइबर होगी, ये फाइबर कहाँ जाएगी? ये फाइबर जाएगा ऑल्फैक्टरी पार्ट की तरफ, यहाँ की भी फाइबर होगी, वो कहाँ जाएंगे? ऑल्फैक्टरी पार्ट की तरफ। ये क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे फाइबर्स क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए, क्रॉस हो गए एक दूसरे को। अब इसका फायदा नुकसान क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ से जो फाइबर आ रहा है वो फाइबर यहाँ पे आने के बाद राइट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड में जा रहा है? लेफ्ट साइड का फाइबर राइट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड में जा रहा है? तो दोनों जगह जा रहा है। आई बात समझ में? यहाँ से वो उसका एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड में जाएगा तो एक कंपोनेंट राइट साइड में जाएगा। जिस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर है उसी तरह से अपने ऑप्टिक कायाज्मेटा का क्रॉसिंग ओवर है, यानी आंखों के जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक ट्रैक्ट है, वो ऑप्टिक
ट्रैक्ट भी इसी तरह से क्रॉस हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन अपनी एक आंख बंद कर कर देखते किसी को, तो आधा दिखता क्या वो अपने को? पूरा ही दिखता ना। अरे आधा दिखता क्या? पूरा दिखता ना। क्यों? क्योंकि एक आंख बंद करो पर फील्ड ऑफ विजन में वो पूरा विजन कैच कर रहा है जो बचा हुआ एक आंख। वो ऐसा नहीं कि मेरा दूसरा हम सफर नहीं है तो मैं आधा ही काम करूंगा, ऐसा नहीं होता वो। इसका मतलब वो राइट और लेफ्ट दोनों चीजों को कैच कर रहा है। तो क्यों कैच कर रहा है? क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे, ये नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन राइट और लेफ्ट में भी है, ये नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन राइट और लेफ्ट में भी। इसका मतलब ड्यूअल सप्लाई कर रहा है वो। अरे ड्यूअल सप्लाई कर रहा है ना वो, एक नर्व दोनों लोब को देख रहा है। इससे क्या हुई? लोब की एफिशिएंसी एनहांस हुई, लोब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्या फंक्शन है ऑल्फैक्टरी लोब के? चलो फंक्शन क्या है? परसीव, सेंस और स्मेल। ये एकमात्र फंक्शन है, दूसरा कोई और फंक्शन है क्या? नहीं है। ऑल्फैक्टरी लोब ह्यूमंस में पुअरली डेवलप्ड है, ये हमेशा याद रखना स्टेटमेंट। इन ह्यूमंस पुअरली डेवलप्ड। पुअरली डेवलप्ड है ह्यूमंस में, ठीक है। काफी लोअर एनिमल से, कनाइन एनिमल से अपने बॉडी में ऑल्फैक्टरी लोब जो है काफी हद तक पुअरली डेवलप्ड है, ऐसे वेल डेवलप्ड नहीं है। ओके, और सेकंड पार्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन एज वेल एज टोटल ब्रेन। पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बोलो या फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बोलो। अब पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है तो फोर ब्रेन का तो होगा ही होगा। आई बात समझ में? क्यों लार्जेस्ट पार्ट बोल रहा है? क्योंकि ये सेरिब्रम अराउंड 85% वॉल्यूम डेवलप कराता है ब्रेन का। कितना परसेंट? 85%। 85% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। आई बात समझ में? यानी अगर ब्रेन को तुम्हारे हाथ में किसी ने सौंपा, तुमने कोई एक हाथ ब्रेन पकड़े हो, तो सबसे ज्यादा मैटर वहां पे जो दिख रहा है तुमको, वो कौन सा है? वो है सेरिब्रम। अंडरस्टूड? क्या है वो? सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम जनरली कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियम बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। और किससे कवर करके रखा है? मेनिंजस से कवर करके रखा है। वो तो अपने को पता है, वो पूरा डाटा अपन पढ़े, वो बार बार नहीं लिखना है। क्रेनियम के अंदर प्लेस्ड है, क्रेनियम बॉक्स के अंदर प्लेस्ड है और मेनिंजस से कवर्ड है, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम को जब देखते हैं अपन, तो देखते समय अपने को ऐसा समझ में आता है कि ये सेरिब्रम दो हाफ में डिवाइड होता है, यानी दो लोब्स प्रेजेंट है। ये लोब्स को लोब ना बोल के क्या बोला जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या? हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर। स्फीयर मतलब बॉल। अब कोई बॉल को अगर बीच में से कट कर देते हो, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वैसा स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। वैसे दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। अब दो हेमिस्फीयर बोल रहे हैं अपन, तो दो हेमिस्फीयर कौन से होंगे? एक होगा राइट और एक होगा लेफ्ट। तो एक होगा राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब दो है और दोनों बड़े शातिर है, दोनों बड़े शातिर है। देखो ना, 85% है उनके पास अथॉरिटी, यानी बहुत पावरफुल है वो। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पावर तो है उनके पास, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है तो आपस में टकराएंगे। अरे जब दो बहुत पावरफुल चीजें आपस में आती है तो टकराती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका मतलब ये दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों कमांड कर रहे हैं बॉडी को, तो दोनों आपस में टकराएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दोनों में से कोई एक ही डोमिनेंट रह सकता, दोनों में से कोई एक ही ज्यादा पावरफुल हो सकता, दोनों सेम पावरफुल तो नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या बोलो मैं समझ में आ रहा है? जैसा इंडिया में फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, पर कौन ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड नहीं है, रियल हेड है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, उसके पास पर्ची के बेचारे को साइन करना है आगे बढ़कर, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको पढ़ने की भी अथॉरिटी नहीं। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर इक्वली इंपॉर्टेंट होते समय दोनों में से कोई एक ज्यादा पावरफुल रहेगा, ज्यादा इंपैक्ट डालेगा कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो जो ज्यादा इंपैक्ट डालता है उसको बोला जाता है डोमिनेंट हेमिस्फीयर। दूसरे को कुछ नाम नहीं देता क्योंकि वो समझ में आता है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब थोड़ा सा पीछे है।
जो ज्यादा इफेक्ट डालता है उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट हेमिस्फीयर। अब ये वर्ड याद रखना, ऑन एन एवरेज 90% पॉपुलेशन अपने वर्ल्ड का जो है उनके ब्रेन में लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। यहाँ पे भी बैठे जितने लोग हैं उनमें 90% लोगों में कौन सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट है? यानी किसकी कमांड ज्यादा है कंपेयर टू राइट, बिकॉज राइट इज नॉट ऑलवेज राइट। समझ में आ रहा है? लेफ्ट की कमांड ज्यादा होती है। क्यों बोल रहे हैं अपन लेफ्ट की कमांड ज्यादा होती है? वेरी गुड, क्योंकि राइट हैंडेड पीपल ज्यादा प्रेजेंट है दुनिया में, लेफ्ट हैंडेड पीपल बहुत कम देखने मिलते हैं। जो लेफ्ट हैंडेड है ऑटोमेटिकली उसका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट हो जाएगा, वो तो नॉर्मल है। पर जो राइट हैंडेड है और मेजॉरिटी राइट हैंडेड है, तो जो राइट हैंडेड है उनका कौन सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहेगा? क्लियर हो रही है पिक्चर? अब ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेपरेटेड है। सेपरेटेड है इसका मतलब अगर ऊपर सजाई डली अपन डायग्राम देखते तो अपने को इस तरह से पिक्चर देखने मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपने को एक देखने मिला राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक देखने मिला लेफ्ट सेरिब्रल। पर ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में इंटरकनेक्टेड है और आपस में इंटरकनेक्टेड है एक बैंड से। तो एक नर्व बैंड प्रेजेंट है, नर्व की बनी हुई बैंड प्रेजेंट है, बहुत मोटी है, ठीक है, ठीक है। ये जो बैंड है ये ठीक है और ये क्रॉसली इंटरकनेक्ट कर रही है, क्रॉसली इंटरकनेक्ट कर रही है। किसको इंटरकनेक्ट कर रही है? दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी राइट वाला अटैच हो गया लेफ्ट से और लेफ्ट वाला अटैच हो गया राइट से। ये जो नर्व बैंड है जिसने इंटरकनेक्ट किया, इस नर्व बैंड का नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है इसका? जो वर्ड याद रखना है, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये कॉर्पस कैलोसम अगर अपन साइड से देखते हो तो अपने को कुछ इस तरह का शेप देखने मिलता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अगर साइड से देखते हैं यानी ये कॉर्पस कैलोसम को उठाकर अगर देखना मैं लैटरली, लैटरली कैसे देखोगे? जैसा फॉर एग्जांपल ऐसा है, मैंने ये एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, इधर का एक हेमिस्फीयर निकाल दिया तो दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा दिखने मिल रहा तुमको, वो दूसरे हेमिस्फीयर में यहाँ पे तुम्हें इस जैसा पार्ट देखने मिलेगा, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम में दो एंड होते हैं और दोनों एंड को दो अलग नाम दिए। एक एंड को बोला है जेनु और दूसरे एंड को बोला है स्प्लीनम। ठीक है, एक एंड को बोला है जेनु और एक एंड को नाम दिया है स्प्लीनम। एंटीरियर एंड होता है जेनु, पोस्टीरियर एंड होता है स्प्लीनम। ठीक है, और एक आगे होगा एक पीछे होगा, एक एंड आगे होगा, ये ऐसी है ना डिजाइन, एक एंड आगे होगा एक एंड पीछे होगा, आगे वाले को जेनु पीछे वाले को स्प्लीनम। क्लियर हो गया पिक्चर? अब जब अपन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, कोई भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उठा के ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो अपने को दो अलग रीजन देखने मिलते हैं, दो अलग रीजन देखने मिलते। ठीक है, जब अपन हेमिस्फीयर को ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं तो अपने को एक आउटर पार्ट देखने मिल रहा है और एक इनर पार्ट देखने मिल रहा है। ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट थोड़ा सा डार्क कलर का है। कौन से कलर का है? डार्क। और ये जो इनर पार्ट है ये लाइट कलर का है, लाइट कलर का। इसीलिए आउटर पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इनर पार्ट को सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ये वर्ड तो याद रखना ही है अपने को। ठीक है, आउटर वाला हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर वाला हुआ सेरिब्रल मेडुला। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक मैटर प्रेजेंट रहता है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रे मैटर। क्या बोला जाता है इसे? ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्रे मैटर। और सेरिब्रल मेडुला में जो मैटर प्रेजेंट है दैट इज टर्म्ड एज व्हाइट मैटर। अब देखो ये मैटर है क्या? ये मैटर है क्या? मैटर इज नथिंग बट अ सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर विद हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन को निकाले अपन और ब्रेन को देख रहे हैं तो ब्रेन को जैसे ही कट किए ऑटोमेटिकली अपने को उसमें कुछ कलर या कुछ शेड देखने मिलेगी। हर ऑर्गन का अपना एक कलर रहता है। जैसा लीवर को निकाल के रख दिए तुमने तो लीवर रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा, किडनी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का दिखेगा। हर चीज का अपना एक कलर होता है। ठीक है, तो वैसे ब्रेन का भी कलर होगा। अब ब्रेन का कलर क्या है? तो ब्रेन में 92% तो वाटर ही है और वाटर क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा है वाटर? तो वाटर का कलर कौन सा है? अरे ट्रांसपेरेंट को कौन सा कलर देते हैं अपन? व्हाइट देते हैं।
वाटर को जनरली व्हाइट कलर रेफर करते हैं, तो अपन ब्रेन को भी कौन सा कलर रेफर करेंगे? व्हाइट। तो ऐसा मान के चलना कि ब्रेन के पास एक ही कलर है, वो है व्हाइट। कौन सा कलर है? व्हाइट। पर अब वो व्हाइट में भी शेड रहेंगे ना, व्हाइट में भी शेड आते ना। कभी दुकान में जाओ, और खास करके वहां पे जो फीमेल सेल्समैन होंगे उसके पास जाओ, तो वो बताएंगे तुमको, वो इतने शेड गिनाएंगे, पूछो मत। यानी व्हाइट में भी इतने शेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो जो शेड्स है उसमें एक रहेगा ब्राइट व्हाइट, यानी बहुत ही ज्यादा व्हाइट और ब्राइट है, तो एक रहेगा डल व्हाइट। डल यानी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दाग धब्बे है उसके, पुराना व्हाइट। बात समझ में आ रहा? दोनों व्हाइट है। अब जो पुराना हो चुका व्हाइट है उसमें दाग धब्बे हैं, दाग धब्बे एक्चुअली ब्लैकिश कलर के ही कंसीडर करते हैं अपन, इसीलिए वैसे व्हाइट को अपन ग्रे बोल रहे हैं, और जो ब्राइट व्हाइट है उसको व्हाइट बोल रहे हैं। ये ग्रे यानी ग्रे कलर नहीं होता है, ये दिमाग में बांध कर। ग्रे कलर नहीं होता वो। ग्रे का मतलब वो कम व्हाइट है, व्हाइट का मतलब वो ज्यादा व्हाइट है। ऐसे कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी। जब अपन सेरिब्रम को देखते हैं तो सेरिब्रम के ऊपरी हिस्से में अपने को ग्रे कलर देखने मिलता है, यानी ग्रे मैटर देखने मिलता है। तो उसके अंदर अपने को कौन सा मैटर देखने मिलता है? व्हाइट मैटर। ठीक है। अब ये जो पूरा सेरिब्रम है, चाहे कोई भी डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो या ये डायग्राम देखो, अपन उसके ऊपर डिजाइन निकाल रहे हैं। ये जो डिजाइन है दिख रहा है कि ये सरफेस, ये सरफेस देखो, ये जो सरफेस है कोई भी सेरिब्रम का, ये सरफेस में एक फीचर देखने मिल रहा है अपने को। इस फीचर को डिजाइन भी बोल सकते हो। और ये डिजाइन में अपने को दो चीजें देखने मिल रही है। एक देखने मिल रहा है अपने को ऊपर आना, और दूसरा देखने मिल रहा है नीचे जाना। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर स्टार्ट करते अपन, जैसा यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये ऊपर आया और फिर ये वापस नीचे गया। आई बात समझ? तो ऐसी डिजाइन देखने मिल रही है अपने को। एक ऊपर आ रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। ऊपर आने को क्या बोला जाता है? ऊपर आने को बोला जाता है एलिवेशन, बोल सकते हैं एलिवेशन। और नीचे आने वाले को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते? तो एक है एलिवेशन, एक है डिप्रेशन। यहाँ पे सेरिब्रम में एलिवेशन को बोला जाता है गायरी, GYRI, और डिप्रेशन को बोला जाता है सल्साई, SULCI। वो याद रखना है, गायरी और सल्साई। अब ये गायरी और सल्साई के कारण हुआ क्या है? ये एलिवेशन और डिप्रेशन के कारण, इन दोनों के कारण सरफेस एरिया जो है ब्रेन का क्या हो गया? और इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर एक पूरा पेज और उस पेज को वैसे के वैसे ही रखना है तुमको कहीं पे, तो उस पेज के साइज का ही तुमको बैग लगेगा, तभी रख पाओगे। अब पेज का सरफेस एरिया कम कर दो, फोल्ड कर दो, उसको फोल्ड कर दोगे तो शायद तुम्हारे जेब में भी आ जाएगा वो। आई बात समझ में? और ज्यादा ही अगर मिनी जरूरत निकाली अपन ने तो सॉक्स में भी आ जाएगा वो, है ना? ये होंगे ना कभी अपन ने, तो सरफेस एरिया कम कर सकते हैं अपन, तो सरफेस एरिया बढ़ा भी सकते हैं अपन। वो सरफेस एरिया बढ़ाना या सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मदद ले रहे हैं अपन एलिवेशन और डिप्रेशन। जितने ज्यादा एलिवेशन और डिप्रेशन उतना ज्यादा सरफेस। अब ये जो गायरी और सल्साई है ना, ये गायरी और सल्साई का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये गायरी और सल्साई का डायरेक्ट कनेक्शन है तुम्हारे इंटेलिजेंस से। जितने ज्यादा ब्रेन में एलिवेशन डिप्रेशन प्रेजेंट रहेंगे, जितने ज्यादा गायरी और सल्साई प्रेजेंट रहेंगे, उतना ब्रेन शार्प रहता है, ऐसा बोलते हैं। और ये हाइपोथेसिस है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। फिर बोल रहा हूँ मैं, हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि किसके दिमाग में कितने गायरी और सल्साई है ये देखने के लिए उसके मौत का इंतजार करना है। वो मरने के बाद ही उसका ब्रेन निकालूंगे और देखूंगे। कहने का मतलब ये सब वैल्यूज आफ्टर लाइफ, उसको कभी जिंदा रहते समय पता चलेगा मैं होशियार हूँ कि मूर्ख हूँ, पता चलेगा कि उसको नहीं चलेगा। इसीलिए ये सब प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं मानी जाती, पर ऐसा कंसिडर किया जाता है जितना ज्यादा सोचते हैं अपन, जितना ज्यादा रीजनिंग करते हैं अपन, उतने ज्यादा ये डिप्रेशन और एलिवेशन यानी गायरी और सब बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा ब्रेन शार्प होता है। अपन बोलते हैं किसी का ब्रेन शार्प है, शार्प है यानी धार है उसके ब्रेन को। कौन सी धार है? ऐसा रखे तरबूज तो टूटता है, कौन सी धार है फिर उसके ब्रेन को? उसके ब्रेन में बहुत अच्छे से बने हुए गायरी और सल्साई देखने को बहुत हाईली डेवलप। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेन अपने पास अभी भी है, अपने पास यानी जर्मनी के लैब में अभी भी रखा हुआ है, बड़े बड़े पत्र से बताया जाता है आइंस्टाइन सर का निकाल के रखा है। तो उनके ब्रेन में काफी है, अभी भी स्टडी चल रही है। वो देखो इंसानियत लगता है, गए हुए लगभग 70-80 साल हो गए और उनके ब्रेन की स्टडी आज तक खत्म नहीं हुई। तो उन्होंने बताया हुआ फिजिक्स क्या ही समझेंगे आप, और अपन नींद से उठकर आगे बढ़ जाते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, उसको समझेंगे कैसे समझेंगे?
वाजिब बात है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कहने का मतलब जब उनका ब्रेन अपन कंपेयर कर रहे थे तो बाकी नॉर्मल ह्यूमंस के ब्रेन लिया अपन, तो नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन पे सरफेस पे अपने को ऐसे फ्लैट स्लोप देखने मिल रहे हैं, यानी बहुत कम एलिवेशन और डिप्रेशन देखने मिल रहे हैं, फ्लैट स्लोप है। और आइंस्टाइन सर की अगर ब्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन देखने मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने को एलिवेशन डिप्रेशन देखने मिल रहा है। तो इसीलिए वो इम्प्लाई किया गया कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से। नॉलेज से रिलेटेड है क्या? नहीं, नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। वो आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं वो अलग चीज होती है। इंटेलिजेंट इंसान टॉपर हो ऐसा जरूरी नहीं, या इंटेलिजेंट इंसान को हमेशा अच्छे मार्क्स मिले ये भी जरूरी नहीं। Are you getting the word? Intelligence has nothing to do with calibrated marking system. इंटेलिजेंस टिपिकली नॉलेज के बगल में बैठा रहता है, पर वो नॉलेज को भी अलग तरह से इंक्लाइन करता है। किसी को अगर नॉलेज है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है ऐसा नहीं। कोई रट्टू धोते रहे, 4 किताबें रट ली इसका मतलब वो इंटेलिजेंट हुआ। ज़्यादा पूजा करने के लिए बाहर आ जाते हैं अपने घर, पूरी प्रोसेस आधे पौन घंटे में निपटा दी। इंटेलिजेंट है क्या वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बटन दबाई एम्पलीफायर चल 15 मिनट में पार्ट 1 खत्म, 15 मिनट में पार्ट 2 खत्म, उसके 15 मिनट में मोरल ऑफ द स्टोरी आरती करो चल। समझ वो अलग है, उसको अपन इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंस अलग है, क्योंकि मैं बताते समय क्या बोला, इंटेलिजेंस जो है ये इंटेलिजेंस देखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला थिंकिंग, दूसरा रीजनिंग। थिंकिंग यानी सोचना, नहीं समझे? सेब गिरा तो ये नीचे क्यों गिरा, वो सोचने वाला एक था, देखने वाले भले ही सब होते। समझ में आ रहा? दैट इज थिंकिंग। और थिंक करने के बाद ऑटोमेटिकली रीजनिंग करना, यानी क्वेश्चनिंग करना, क्यों है ऐसा भाई, क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? ये जो एबिलिटी जनरेट होती है, समझ में आ रहा है? अब ये जो सल्सा है ये डिप्रेशन है। अब अगर कुछ सल्सा है बहुत ज्यादा डेप्थ पर चले जाते हैं, अगर कुछ सल्का है बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, डीप अगर हो जाते हैं तो उनको सल्का है ना बोलते हुए सल्कस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्कस। और ये सल्कस के कारण जो सेरिब्रम है वो सेरिब्रम अलग अलग लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये सेरिब्रम डिवाइड हो रहा है, किसमें डिवाइड हो रहा है? लोब्स में। किसके कारण डिवाइड हो रहा है? सल्काई के कारण। तो अभी देखो ना, ये जो नीचे आने वाला पार्ट है इसको क्या बोले अपन ने? सल्काई या डिप्रेशन। अब अगर कोई सेरिब्रम है, वो सेरिब्रम में सल्काई प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्या पार्ट हुआ, ये ऐसा नीचे जा रहा है, ये सल्काई। अब ये सल्काई यही तक है तो ठीक है, अगर ये सल्काई ऐसा मेडुला तक अंदर चले गया तो ये आगे का पार्ट अलग हो गया, पीछे का पार्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो सल्का है, ये सल्का जब ज्यादा डीप हो जाते हैं तब वो डेवलप कराते हैं सल्कस। अब सल्कस को देखना है आपने को, तो अपने पास कितने सल्कस है, कितने लोब्स है ब्रेन के पास? हाँ, कितने लोब्स है? 4। कितने लोब्स है? 4। तो 4 लोब प्रेजेंट है, तो 4 लोब को बनने के लिए कितने सल्काए लगेंगे? कैसे भी तुम, यानी दिमाग नाम की चीज नहीं है, तुमको दिमाग पड़ रहा है बिल्कुल। अगर तुमको 4 हिस्से करने हैं तो कितने बार तोड़ना पड़ेगा? 3 बार। अबे 1 बार तोड़ोगे तो 2 हिस्से बन रहे हैं ना, 2 हिस्से बनाने के लिए 2 बार तोड़ना पड़ रहा है। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना मुझको, अरिथमेटिक है ना वो, अब वो भी क्या यही पे पढ़ना है क्या? तो जब अपन देखते हैं सल्काई, तो सल्काई में पहला सल्काई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो ये डीपली आ गया यहाँ पे, दूसरा सल्काई यहाँ पे, और तीसरा सल्काई इन दोनों के बीच में, ये दिख रहा है बीच में सेंटर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसको इस डायग्राम में नहीं दिखा पाऊंगा मैं। तो अपने पास 3 तरह के सल्काई। पहले को बोला जाता है फ्रंटल सल्कस, देखो बुक ने नाम दिया है, तुमने डायग्राम दिए हैं सल्काई की लोग की डायग्राम होगी। पेज नंबर 195 पे, सॉरी 191,
191 पे वो कैन यू रिकॉल दिख रहा है डायग्राम 191 पेज नंबर कैन यू रिकॉल हाँ देखो वो ठीक है। तो उसमें देखो अलग अलग कलर में दिखाए लोब्स यानी पूरे सेरिब्रम को अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया। तो जहाँ पे दो कलर आपस में मिल रहा है जहाँ पे दो कलर आपस में फ्यूज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कोई ना कोई संख्या होगा इसलिए फ्यूज हो रहा है ना वहाँ पे दो कलर ठीक है। तो वही देख रहे हैं अपन पहला देखिए अपन ने पहला फ्रंटल सर्कस या सेंट्रल सर्कस इसको फ्रंटल बोलो या सेंट्रल बोलो ये दो लोब के बीच में प्रेजेंट है इसने दो लोब डेवलप करा है फ्रंटल और पैराइटल। तो ये दो लोब को डेवलप कराता है एक है फ्रंटल और दूसरा है पैराइटल लोब। उसके बाद दूसरा सर्कस दूसरा कौन सा है सजाइटल सर्कस सजाइटल सर्कस सजाइटल सर्कस किसको डेवलप करा रहा है सजाइटल का मतलब क्या होता है अरे बोलो ना भाई किताब है तुम्हारे सामने देखो ना किताब में पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस लिखा है ना दिख रहा क्या नींद से उठ के आते क्या पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस नाम में ही आंसर है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस यानी किसमें डिवाइड हो रहा वो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब पैराइटल इज लोब एंड ऑसिपिटल लोब। उसके बाद तीसरा है सिल्वियन सर्कस सिल्वियन सर्कस बोलो उसको या लैटरल सर्कस बोलो उसको सिल्वियन सर्कस बोलो या लैटरल सर्कस बोलो किसमें डिवाइड होगा वो किसमें डिवाइड होगा टेम्पोरल और दो को डिवाइड करेगा तो दो होना ना टेम्पोरल एंड कहाँ है टेम्पोरल लोब ये लैटरल प्रेजेंट रहेगा लैटरल का मतलब समझ में आता थोड़ा सा दिमाग लगाओ देखो लैटरल ये सेंटर लाइन हो गई ये सेंटर लाइन है मीडियल है तो इसको थोड़ा सा साइड में होगा ये लैटरल हुआ क्या प्रेजेंट है। अब ये कौन सा बोन है पैराइटल तो यहाँ इसके नीचे पैराइटल लोब होगा ये कौन सा बोन है कौन सा लोब होगा और ये आगे तक आ रहा है यही कौन सा लोब है तो इसके नीचे कौन सा लोब होगा। तो ये सर्कस ने किसको डिवाइड किया है 1 2 3 नाम को फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल हो गया। एक है फ्रंटल लोब एक है पैराइटल लोब और एक है टेम्पोरल। मैं इसके पहले भी बोला था अगर बेहतर जैसा पढ़ाई करोगे 8वीं 9वीं 10वीं तक जैसे किया अपन ने किताब खोल के बैठे रट रहे अपन तो ये कुछ नहीं समझने वाला प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे उसने वर्ड यूज किया लैटरल सर्कस ये लैटरली प्रेजेंट होगा लैटरली कहा सेरिब्रम में होगा ना ये सेरिब्रम का मीडियन सर्कस तो अपन पढ़े जिसको नाम दिए जहाँ पे बैंड प्रेजेंट है कॉर्पस कैलोसम ये कटा हुआ है ना इसलिए तो दो हिस्से बने ये दो हिस्से बने यानी मीडियली ये सेपरेट हो गया। अब मीडियली ये सेपरेट हो गया है तो इसको एडजस्टेंट रहेगा ये सेंटर में तो इसको एडजस्टेंट यानी यहीं पे रहेगा। तो जैसे ही ये हाथ रखे अपन ने इसके नीचे जो लोब है वो देखने का अपन ने अपने वो क्रेनियल बोन तो पता है वो क्रेनियल बोन के नीचे जो लोब आएगा उसको उस हिसाब से नाम लिए। ये कोई अपनी आज की नॉमेनक्लेचर की सिस्टम नहीं ये पुरानी नॉमेनक्लेचर की सिस्टम है नहीं समझे तुम। अब जहां से ओरिजिनेट होती है कोई चीज वहीं से उसको नाम दिया जाता है या नोमेनक्लेचर दिया जाता है। अपन कहां से ओरिजिनेट हुए अपने मदर से बीच में चला था ना हैशटैग सन ऑफ नहीं समझे थोड़ा सा माइथोलॉजिकल स्टोरी वोरी सुना करो। कर्ण को क्या बोला जाता था कुंती पुत्र बोलते थे क्या हनुमान जी को क्या बोलते अंजनी पुत्र। अब पिता के नाम से भी रेफर कर सकते ना मदर के नाम से भी रेफर कर रहे हैं ओरिजिन है समझ में आ रहा। वैसी ओरिजिन को पकड़कर अपन नाम देते कोई भी चीज का खास करके इंपॉर्टेंट चीज का क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से डेवलप हुई उसका सोर्स पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बन रहा है, तो इसके ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है उसी पार्ट के हिसाब से तो नाम दिया अपन ने। ये लोग को क्यों नाम दे रहे हैं अपन, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, इसीलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर जो क्रेनियल बोन है उन क्रेनियल बोन को उस तरह से नाम दिया अपन ने। ये तो आपके पास 4 लोब है, एक है फ्रंटल, एक है पैराइटल, एक है टेम्पोरल और एक है ऑसिपिटल। ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, लैटरल सल्कस का, ये लैटरल सल्कस के पॉइंट पर, ये लैटरल सल्कस के पॉइंट पर अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट से ये लैटरल सर्कस के पॉइंट पर इन्वेजिनेट करता हूँ और ऊपर के पार्ट को ऊपर खींचता हूँ, नीचे के पार्ट को नीचे खींचता हूँ, तो एक विंडो बन जाएंगी, वहां पे बनेगी एक विंडो, खिड़की बनेगी। वो खिड़की जैसी ही बनेगी तुमको अंदर का एक दूसरा लोब देखने मिलेगा, उसको बोला जाता है फिफ्थ लोब। क्या बोला जाता है उसे, फिफ्थ लोब। और फिफ्थ लोब को नाम दिया गया है इंस्यूला। तो फिफ्थ लोब देखने मिलता है, फिफ्थ लोब ऐसे हिडन है। फिफ्थ लोब नॉर्मली देखने मिलेगा क्या, फिफ्थ लोब देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो लैटरल सल्कस है, वो लैटरल सल्कस में जो ऊपर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को शिफ्ट कराना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। उसको जब धकेलोगे तब देखने मिलेगा। आई बात समझ में, वहां पे विंडो जनरेट करना पड़ेगा। ये हुआ क्या, रब करोगे हुआ क्या, आगे फंक्शन देखते ना आप लोब्स के टाइम हो गया। चलो तो अभी थोड़ा तो एक मोटा मोटा फंक्शन देख लो, डिटेल में देखना है आपने, तो डिटेल में तो कल ही देखना पड़ेगा। जब अपन 5 अलग अलग लोब देख रही है, 5 लोब में इंस्यूलर लोब के फंक्शन उतने कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं है या उतने कुछ काम के नहीं आते, पर बाकी के जो 4 लोब है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इनके फंक्शन काफी ज्यादा यूजफुल है। अपने ब्रेन को काफी सारे काम है। मोस्ट पिक्यूलर काम क्या दिया उसको, तो परसीव करना, सेरिब्रम की बात कर रहा हूं, ठीक है। मोस्ट पिक्यूलर काम दिया उसको रिफ्लेक्सेस को या रिसेप्टर से आने वाले सेंसेस को परसीव करना। जैसा फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्राइमरी सेंसेस प्रेजेंट है अपने बॉडी में, कौन कौन से सेंसेस है, पीछे वाले बताओ बस कौन कौन से सेंसेस है अपनी ह्यूमन बॉडी में। ओके, हाँ, हाथ है, पैर है, हाँ, सेंस सेंस सेंस। भाषा समझ में आती ना मेरे अपने को। अगर तुमको नाम पूछा है तो नाम बताने का, सरनेम नहीं बताने, पिताजी का नाम नहीं बताने। सेंस पूछा है तो सेंस बताओ, नॉनसेंस चीजें नहीं बताने का। तुमको सेंस पूछा है तुम सेंसरी ऑर्गन बता रहे, अरे सेंसरी ऑर्गन नहीं पूछा ना। और ऐसी बकवासबाजी अगर पेपर में लिखे अपन ने तो पेपर क्या करके समझ ले। मैं फिर बता रहा हूँ, पिक्यूलर रहने का अपन पासिंग कितने मार्क की है, कितने मार्क की पासिंग है 70 में से। तैयारी वैसी ही करो, क्योंकि अपने हाल इतने बुरे हैं, गलती से अपन पास हुए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी वैसी भी बनने से नहीं रही अपनी, और मार्क्स वैसे भी मिलने से नहीं रहे अपने। ऐसे ठंडे बस्ते में जो पड़े रहते बैठे रहते उनको कभी मार्क्स नहीं मिलते, वो फिक्स नहीं कर पाते। अरे मार्क्स क्या देने वाली चीज है क्या, कोई आएगा तुम्हारी झोली में डाल के चले जाएगा, वो कमाने पड़ते हैं तुमको। अरे समझ में आ रहा है, कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा ना। दाव पे क्या लगाओगे, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस, तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा पेशेंस, ये सब चीजों को खर्च करना पड़ता है। वो ऐसी मिलता है, मुफ्त में मिल रहा है क्या वो। जब मार्केट में मेरे को 80% होना होना 12 कौन देता, ले लो। 26 मार्क की पासिंग है अपने को, कितने मार्क की पासिंग है 26। 70 में से 26 मार्क होना पास होने के लिए कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हाँ 10 में से कितने करेक्ट निकलेंगे अपने, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम चांसेस 8 करेक्ट निकलेंगे अपने, क्योंकि कोई भी सेंटर पे पूरे 10 के 10 कभी पता नहीं चलते। समझ में आ रहा है, डोमेन है वो, 8 ही करेक्ट निकलेंगे, 2 मार्क वही गए तुम्हारे। अब 26 में से 8 मिले तो बचे कितने 18, तो 18 मार्क कहाँ से लाओगे तुम, कहाँ से लाओगे वो 18 मार्क्स पिच करने के लिए तुमको लॉन्ग क्वेश्चन को चुनना ही पड़ता है। और लॉन्ग क्वेश्चन को चुनने के बाद अगर तुमने ऐसी बकवासबाजी लिखे तो एग्जामिनर का पारा गर्म रहे। क्यों गर्म रहेगा, उसके पीछे भी 2-3 रीजन है। तुम्हारे पेपर होते हैं समर में होते तुम्हारे पेपर, यानी समर में चेक करना है उसको, जिस सेंटर पर वो चेक कर रहा है वो एग्जामिनेशन सेंटर वाला भी कर, बाकी पंखा भी बराबर काम कर रहा नहीं कर रहा उसको, बहुत ज्यादा प्रेशर में तुम्हारे पेपर चेक कर रहा है। दूसरा, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो सब
तो उसके घर में शादी थी, फिर भी उसको छुट्टी नहीं हुई। उसके दिमाग में बहुत गुस्सा है। ऊपर से बीवी के साथ बहसबाजी हुई होगी, गालियाँ खाया होगा कॉल पर। ये सब चीज़ें बहुत मायना रखती है बेटा। वो भले ही मजाक लगता हो, बहुत मायना लगता। ऊपर से अगर किसी का फोन आता है और फोन पे कोई गर्म कर देता उसको, या अगर सीनियर आके थोड़ा सा नोक झोंक करके चले जाता है तो फिर मुश्किल है। अच्छे अच्छे बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे वर्ष पर आकर रुक गए। ऐसा नहीं, मशीन नहीं है ना, वो एक ही मेंटेलिटी से कभी कभार ठीक है, किसी ने उससे अच्छे से बात कर ली, बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो, तो जो 10-15 मार्क वाला था उसको भी 50 दे बैठा हूँ, वैसा भी होता। तो कभी कभार जिसको 60 महीने वाले थे 70 में, तो उसको भी 40 पे ला के छोड़ा। वो तो उसका नॉर्म है, वो तो उसका राइट है, वो कितना भी दे, उसको कोई पूछने वाला थोड़ी है। वो किसको आंसरेबल है क्या? वो किसी को आंसरेबल नहीं। ये एग्जामिनर हुआ, अब एग्जामिनर ने गलती से अगर अच्छे मार्क्स दे दिया, अच्छे मार्क्स यानी अगर 70 मार्क के पेपर में 55 के ऊपर दे दिया उसने, 55 के ऊपर दे दिया, तो वो पेपर जाता मॉडरेटर। किसके तरफ जाता? मॉडरेटर को एक ही बात बताइए, कैसे भी करके इसके मार्क्स कम करते, बस उसको दूसरा कोई लेना देना। वो पूरा पेपर इसीलिए दिखता कि कहाँ मार्क कम हो सकते हैं, और उसमें भी मार्क्स कम करने के बाद भी मार्क्स अगर 60 के ऊपर तक मेंटेन है तो वो जाता चीफ मॉडरेटर के पास। और चीफ मॉडरेटर यानी ऐसा आदमी जो अभी 6 महीने 2 साल में रिटायर होने वाला, यानी उसने लगभग काफ़ी सारी बरसातें और काफ़ी सारी भूतकालें देख ली है बोर्ड, उसको पूरा नस नस पता है बोर्ड। तो पेपर को जैसे हाथ में पकड़ा उसने, उसको वैसे ही समझ में आता है कि ये क्या है, दिमाग से लिखा हुआ है, चीटिंग किया हुआ है, या अगल बगल में झाँका हुआ है, पढ़ते बराबर समझ में आता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपर्टाइज रहता है। और वैसे लोगों को पे ही बोर्ड इसीलिए करता है कि कैसा कम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन को हिंडर करने के लिए उनको रखा गया है। लॉट जो है कॉम्पिटिशन का, उसको कम करने के लिए तो रखा गया है ना उनको पेमेंट यूज लिए कर रहे हैं, तो अपन वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? मेरे को लगता है एग्जामिनर ही देंगे आपको। मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर की बात ही नहीं आएंगी अपने सेंस में। एग्जामिनर बड़े रिस्पेक्ट से अपना पेपर चेक कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। और ये पूरे डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज इतनी बकवास है, इतनी बेकार है कि वो लैंग्वेज पढ़ते समय ऐसा दर्द होता है अंदर से, ये क्या लिखा है, तकलीफ होती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, तकलीफ होती है। कभी खुद अपनी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तुमके दोस्तों को तुम्हारे पेपर पढ़ने के लिए तो नाम वाला जो पार्ट है वो फाड़ देने का, स्क्रैच मार देने का, उसको पता नहीं चलना चाहिए आपको। एक है बोलना, पढ़ के बता तू कैसा है, फिलोसॉफिकल, समझ में आ रहा है? इतना बेकार लिखता है, कोई टेम्परामेंट नहीं, कोई सेंस नहीं, बस चल रही है बकवासबाजी। ABCD का 26 अल्फाबेट पता है आपने को, तो अरेंज करो ताले को कैसे, कुछ ना कुछ वर्ड तो बन ही जाएगा, और वर्ड बने तो स्टेटमेंट भी बन ही जाएंगे। डायग्राम तो ऐसे निकालते हैं कि पूछो मत, सेंसेबल होनी चाहिए डायग्राम, अच्छे से पॉइंट वाइज फैशन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखो। 19 मिस होगा, 19 होता नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। अगर कम ज़्यादा भी होता है तो एक्सेप्ट करते हैं ना वो। तुमको क्या लगता है कम ज़्यादा होने के बावजूद तो आउट ऑफ मार्क नहीं देता? आधा आंसर ही लिखा उसने, बराबर लिखा अप टू द मार्क, वो आधे आंसर को भी आउट ऑफ मार्क देगा। अगर 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरे 5 दे के आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता ना पूरा का पूरा होना उसको। इसलिए ये चीज़ को समझो, थोड़ा सा सोचा करो, रीजनिंग के साथ पढ़ा करो। या ऐसा रटना, हर जगह रटना ये बराबर नहीं है। कब तक रटोगे, क्या क्या रटोगे? अभी तो कहानी शुरू हुई है, पूरा गेम बाकी है पूरे 8-10 महीने का, और हर सब्जेक्ट को कहाँ तक रटोगे? और इसी में अगर ऐसा हाल है अपने, यहाँ पे कम सोचना पड़ता है, काफ़ी सारी मुश्किलें तुम्हारी वही आंसर कर देते, तो कम सोचना है यहाँ। बाकी का सब्जेक्ट में कैसा क्या करते पता नहीं, वो मैथ्स वैथ्स की रटते हैं, रटना चाहिए क्या उसको भी? अच्छा है रट, सबके सब होशियार रहेंगे तो कैसा होगा? मूर्ख भी होना चाहिए ना। एंटरटेनमेंट कौन करेगा? मनोरंजन का भी कार्य किसी को करते आना चाहिए। वो कपिल शर्मा शो देखे नहीं क्या? उसके जो को एक्टर रहते सारी दुनिया हंसती होंगी, उनको हंसने के लिए ही रखा गया है, वैसे हंसने वाले भी कैरेक्टर जरूर। कल देखेंगे अपन इनका फंक्शन, वो फंक्शन जरा तुमको पढ़ के आना है, मैं पूछूंगा पहले, बाद में अपन डिस्कस करेंगे पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और फ्रंटल लोब के फंक्शन। इंसुलर लोब के उतने कुछ कॉमन